अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलीज़ा तुराबी। आप देख रहे हैं 7 न्यूज़ प्रोग्राम आखिर कब तक। आज शामिल करेंगे एक अच्छी खबर। पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली और पैगाम दिया है कि आखिर कब तक आप पाकिस्तान का अमन खराब करेंगे। आखिर कब तक भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को सपोर्ट करेगा। आखिर कब तक अफगानिस्तान भारतीय पाकिस्तान में मनफी कार्रवाइयां करता रहेगा। आज हम पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 20 ख्वारिज जहन्नुम वासिल कर दिए। इस पर बात करेंगे आज हमारे मेहमानों में से, जिनमें दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ होंगे, जबकि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर न्यूज एंड करंट अफेयर जावेद गफ्फारी साहब। जी जावेद गफ्फारी, बताइएगा पाकिस्तान में बदअमनी की सबसे बड़ी वजूहात क्या हैं? जी शुक्रिया अलीज़ा आपका। पाकिस्तान में बदअमनी की सबसे बड़ी वजूहात हैं, अब एक तो हमारे जो दुश्मन हैं वो हैं, दूसरे नंबर पे कुछ हम लोग पास्ट के अंदर करते रहे हैं, समझने के खुद एक तरह से बदअमनी को प्रमोट करते रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती भी थी और उसका आप खमियाजा भुगत रहे हैं और इंशाअल्लाह अभी क्लियर हो जाएगा क्योंकि ऑपरेशन क्लीन अप इस वक्त जारी है। और अगर देखा जाए तो आज जैसा कि आपने कहा कि अच्छी खबर है तो 20 खवारिज मारे गए हैं और रोज़ाना की सतह पर अगर आप एवरेज लगाएं सिर्फ पिछले 30 दिन में तो कम अज़ कम 100 से 150 जो खवारिज हैं वो मारे जा चुके हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो पूरी समझ लें चौकस तरीके से जारी हैं और हमारे पाक फोर्सेस जो हैं वो पूरे मुसम्मम इरादे के साथ ना सिर्फ इस कार्रवाई को कर रहे हैं बल्कि कामयाबी से इस पूरे अमल को कर रहे हैं। अगर हम देखें कि तमाम तर जो शवाहिद हैं वो अफगानिस्तान के खिलाफ जाते हैं कि तमाम तर जो कार्रवाइयाँ हैं वो वहीं पर समझ लें कि प्लान होती हैं और उसके बाद एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ पर वो पाकिस्तान में आते हैं। कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ बच निकलते हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा जो रंग है, हमारा जो तबीयत है, हमारी जो शबाहत है वो बिल्कुल अफगानिस्तान वाले लोगों की तरह है और हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी हैं ख़ास तौर पे या फिर बलूचिस्तान के जो रिहायशी हैं उनकी ज़बानें भी दोनों की सेम हैं। तो इसलिए हमारे जो यहाँ के पुरअमन लोग हैं या कबाइल हैं या यहाँ पे जो मेहमान नवाज लोग हैं वो उनको गलती से शुबे से मेहमान बना लेते हैं और उसके बाद वो जो जिनको हम मेहमान बनाते हैं वो यहाँ पर बदअमनी करते हैं और बदअमनी करने के बाद यहाँ पे ना सिर्फ वो बदअमनी के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं बल्कि कई जगह पे वो कामयाब भी हो जाते हैं और कई जगह पे वो नाकाम होते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान को जब जब हम देखते हैं पीछे उसकी जो वो हमारे उसमें कहते हैं खुरा निकालते हैं तो वहां पर भारत सांप बन के बैठा होता है। भारत की तमाम तर जो निशानदेही होती है, भारत जो पीछे से उसके ऊपर कंट्रोल कर रहा होता है तो वो भारत स्पॉन्सर्ड जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान के अंदर पनपे और आज हम उनसे लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह लड़ेंगे और इनका खात्मा करेंगे। हमारे कई जो जवान हैं, कई अफसरान हैं वो इस तमाम तर जो दहशतगर्दी है उससे लड़ते लड़ते शहीद भी हुए हैं, कई गाजी भी हैं, जख्मी हैं। हम उनके लिए दुआ करेंगे कि इंशाअल्लाह वो जल्दी दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो जाएं और जो शोहदा हैं उनके खानदानों के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको सब्र दें और वो शहीद जो हैं उनका कर्ज है हमारे ऊपर कि हम इन तमाम तर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, दहशतगर्दी के मामलात हैं, उनसे निमटने के लिए हम उनको हर तरह से सपोर्ट करें और उस काज को जो हमारे पाकिस्तान फोर्सेस एक लेके चली हैं कि हमने पाकिस्तान के अंदर से बदअमनी खत्म करनी है, इंशाअल्लाह वो जरूर हम कामयाब होंगे। अच्छा सर, जो भारतीय प्रॉक्सिस के ताने बाने हैं ये आखिर अफगानिस्तान से ही क्यों मिलते हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब रजीम चेंज हुआ था तो उस वक्त भारत हालांकि इसके अगेंस्ट था और हम उसको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब अफगानिस्तान को समझ लें कि भूख होती है, पैसे की जरूरत पड़ती है या किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो वो पहले तो खुद ट्राई करता है, लेकिन वो जब नहीं कर पाता तो फिर वो भारत के पास चला जाता है, भारत के पाँव जाके पकड़ता है। अब भारत कभी भी हमारे हक में बात नहीं कर सकता क्योंकि वो मजबूर है अपनी जो लीडरशिप है उसकी वजह से, क्योंकि उसकी पॉलिसीज ही कुछ ऐसी हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही सोचता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पाकिस्तान के अंदर बदअमनी चाहता है, हमारे पाकिस्तान के अंदर तमाम तर मामलात वो ख़राब करना चाहता है। तो हम हमेशा से यही कहते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो इस तमाम तर
بھارت کے پروپیگنڈا کے اوپر سرانگیز ہے اس کے، اور بھارت جو ہے وہ جو اس کو کیونکہ جو پیسہ دیتا ہے وہ پھر مالکانہ حقوق رکھتا ہے، اور وہ مالک اس کو جو کہتا ہے وہ آگے یہاں پر کر دیتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے کتنے غلط نتائج ہو سکتے ہیں. بدامنی یہاں پر اگر ہم وہ کروا رہا ہے تو وہ خود بھی تو بدامنی ہی پنپ رہی ہوگی وہاں پر، کیونکہ جب آپ اسلحہ کا استعمال کہیں پہ کرتے ہیں تو وہ اسلحہ تو آپ کو بنانا ہی پڑتا ہے، اور اسلحے کا استعمال کبھی کبھی اپنوں پہ بھی ہو جاتا ہوتا ہے. تو اس چیز کا افغانستان کو خیال کرنا چاہیے، لیکن افغانستان کو صرف اور صرف اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ کرنسی نظر آ رہی ہے، وہ اپنے آقا سے لے کر اس کے بعد اسی کا پالتو بن کے مختلف جگہ پر وہ کرتا ہے. اس کے اندر کچھ حکومت جو افغانستان کے اس کی کمزوری ہیں، اور کچھ ان کی کمزوری ہیں جو وہاں پر بیٹھ کے افغانستان کا بھی نام خراب کر رہے ہیں، اور افغانستان کے جو سمجھ لیں کہ وہاں پہ رہ رہے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کے پلاننگ کر رہے ہیں. کیونکہ اکثر دہشت گرد جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو مختلف کارروائیاں کرنے والے ان کا تانا بانا افغانیوں سے ہی جا کے ملتا ہے، اور اکثر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف وہاں پر جا کے چھپے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ یہاں پر آ کے کارروائی کر کر پھر دوبارہ وہاں پر چھپ جاتے ہیں. اور اس کی سب سے ہم ایک مہمان نواز قوم کے طور پر ہم نے 40 سال افغانیوں کو رکھا، اور اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. اور وہ کیونکہ 40 سال یہاں پر رہے، اب ان کی جو نسلیں ہیں 1 سے 2 نسلیں وہ یہاں پر ہیں، اور وہ جب اب ان کو واپسی کا کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد وہ واپس نہیں جانا چاہ رہے، کیونکہ وہاں پر تو پھر ان کو بدامنی ملے گی. یہاں پر ان کو امن بھی ملا، روٹی بھی ملی، کپڑا بھی ملا، مکان بھی ملا، روزگار بھی ملا، سب کچھ ملا، لیکن ان کو صرف اور صرف وہاں سے بدامنی کی جو خوراک دی جاتی ہے وہ یہیں یہاں پر آ کر وہی خوراک اگل دیتے ہیں. اچھا سر، یہ پاکستان نے ہمیشہ امن کی کوشش کی ہے، لیکن افغانستان نے ہمیشہ پیچھا دکھایا ہے. کیا آپ اس کے کسی ملک کو اس کا کوئی کردار ہے جو افغانستان کو آمادہ نہیں ہونے دیتا؟ ملک جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا ہوتا کہ وہ بدامنی پھیلائے، لیکن اس کے اندر جو شرانگیز لوگ ہوتے ہیں جو اس کو چلا رہے ہوتے ہیں وہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں. ابھی دیکھیں کہ بھارت ہمارا سمجھ لیں کہ پرانا دشمن ہے، لیکن وہ سمجھ لیں کہ کھل کے ہمارا دشمنی کرتا ہے. لیکن افغانستان جو کہ صرف اور صرف لے پالک ہے ایک طرح سے، وہ اس کے اشاروں پر ناچتا ہے. تو جب کسی کے اشاروں پہ آپ ناچتے ہیں تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کچھ لوگ وہاں سے ملے ہوئے ہوں. اب آپ اندازہ لگا لیں لیکن وہ لوگ کتنے طاقتور ہیں کہ ایک ملک ہے اور ایک ملک کے اندر جو رہنے والے ہیں اس کے اندر وہ بدامنی پھیلانے کی سازشیں کر رہا ہے. اور وہاں سے لے کر یہاں تک جتنی بھی بدامنی کی وارداتیں ہوتی ہیں وہ ہر دفعہ جا کر نکلتی ہیں. جو خرم جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ وہیں سے جا کر نکلتا ہے. جب بھی ہم چھان بین کریں گے کہ وہ یا تو افغانی نکلے گا یا پھر جو بھارت نواز لوگ ہیں وہ نکلتے ہیں. اور بھارت صرف اور صرف بدامنی پاکستان میں چاہتا ہے تاکہ وہ پاکستان کو کمزور کر سکے. لیکن اللہ کی مہربانی سے پاکستان مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ بھارت نے ایک آپریشن سندور کے نام سے اپنا جو ایک طرح سے وہ کیا ٹرائی کی کہ پاکستان کے اندر وہ بدامنی پھیلائے اور پاکستان کے اندر وہ فتح کرنے کی وہ بات کر رہا تھا. ان کا انڈین میڈیا جو جھوٹ کا پلندہ ہے اس نے پورا جھوٹ بولا کہ ہم لوگ کیا کریں گے، ہم جا کر ہم نے پاکستان کے اندر مختلف شہروں کے اندر قبضہ کر لیا ہے. انہوں نے اس نے کراچی کے اندر، اس نے لاہور ملتان کے اندر ایک بندرگاہ کے اوپر قبضہ کر لیا جو کہ ہے ہی نہیں. ایک اس نے یہاں پہ سمندر کے اوپر قبضہ کر لیا لاہور میں جو کہ ہے ہی نہیں. مطلب اتنی بے پر کی میڈیا نے ماری کہ اس کے اوپر ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو تازہ سٹیٹمنٹ ہے وہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا کی طرف سے جھوٹ بولا جا رہا تھا جبکہ وہاں پر ان کے طیارے گر رہے تھے. اور اس کے بعد بس ابھی ہم تو اس سٹیٹمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جتنی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں 5 طیارے پھر 6 طیارے پھر 7 طیارے، ابھی لاسٹ سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ 8 طیارے در حقیقت گرائے تھے. ہم صرف اس سٹیٹمنٹ کا ویٹ کر رہے ہیں. میں بھی ایک پاکستانی اس چیز کو فخریہ محسوس کروں گا کہ کس طرح بھارت نے جا کر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاؤں پکڑے کہ ہماری یہ جان چھڑواؤ. آپریشن سندور تو ہم کر کے بیٹھے ہیں لیکن پاکستانی ہمارا کریا کرم کرنا چاہتے ہیں. پاکستانی اس دن اس سندور کا کریا کرم کرنے کے لیے بالکل تیار تھے، آمادہ تھے، اور ہم لوگ بالکل نہ پیچھے ہٹنے والے تھے اور نہ ہم ہٹتے. لیکن ہمیں پھر امن کا وہ ذہن میں دیا گیا کہ اب جی امن آئے گا، سیز فائر ہو جائے گا اور کوئی پرابلم نہیں ہوگا. تو دونوں طرف سے ہم نے پہل کی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کے فارم منسٹر نے یہی سٹیٹمنٹ آ کر دی کہ ہم امریکہ کے کہنے پر یہ جنگ روک رہے ہیں اور سیز فائر کر رہے ہیں، اور پاکستان سے بھی اپیل کی کہ سیز فائر کر دیں. پاکستان ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے، بھارت ہمیشہ بدامنی کی بات کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بھارت کو کوئی پازیٹیو نہیں سمجھتا. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ بھارت کے ساتھ صرف اور صرف اسرائیل کھڑا ہے کیونکہ اس کے ساتھ
ताना बाना ही उसका मिलता है, क्योंकि झूठ का झूठ ही साथ ही होता है। जबकि पाकिस्तान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हैं रोजाना की सतह पर हमारे इंटरनेशनल जो ताल्लुकात हैं उसको आप देखें बेहतर हो रहे हैं। हमारे जो वजीर आजम है कम से कम 40 मुमालिक का ये पिछले दिनों के अंदर वो जी जावेद साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। हमें लाइन में ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर आसिफ हारून ने, इनसे बात करती है। जी ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपका इतना अपना कीमती वक्त देने के लिए। जी ब्रिगेडियर साहब, सवाल इस तरह से है कि तुर्किया का एक आला वफ्द पाकिस्तान आ रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर बनाया जा सके, ये कितना कारआमद साबित होगा? जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद जरूर की जा सकती है। और अहम इस लिहाज से है कि तुर्किया का इन्फ्लुएंस जो है, जो इस वक्त काबुल में जो रजीम है हैबतुल्लाह की, उनके ऊपर काफी उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस है, एहसानात भी हैं। उसी तरीके से कतर के भी बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए इन दोनों को सालसी के लिए जो है चुना गया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना दोहा में कामयाब हुआ, ना इस्तांबुल में कामयाब हुआ। बड़े लंबे लंबे सेशन ये रहे, और वो सारी बात जो थी कि दूसरी तरफ हठधर्मी थी, नेकनियती नहीं थी, उनका कोई इरादा नहीं था, कोई कमिटमेंट देने का उनका इरादा नहीं था, क्योंकि जो स्ट्रिंग्स थी वो कहीं और से खींची जा रही थी। उनके हाथ में कुछ ऐसा है नहीं था जिसपे वो कमिट करते, तो इसलिए वो फेल हो गए, नाकाम हो गए। लेकिन वो कहते हैं कि गिव पीस अनदर चांस, उस लिहाज से ये तुर्किया की जो डेलीगेशन है वो यहाँ पर आ रही है कि वो कड़ी जो शुरू की थी वो किसी हम मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की ये कोशिश करें। तो हम यही खैर की दुआ ये कर सकते हैं कि हो सकता है कि इनकी ये काविश जो है ये कामयाब हो जाए। लेकिन जिस तरीके से हालात ये बन चुके हैं ओवरऑल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के लिहाज से, तो ये काफी मुश्किल काम नजर आ रहा है। अगर तो सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान का ही एक मसला होता तो फिर शायद जो है हम उधर कोई लचक नजर आती। लेकिन अब चूंकि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट वहाँ बहुत ज्यादा हो गई है, इंडिया के अज़ाइम पाकिस्तान के खिलाफ बहुत खतरनाक हैं। इस वक्त भी जो है वो टू फ्रंट सिचुएशन जो है उन्होंने क्रिएट की हुई है। पहले उन्होंने साउथ में सिलसिला गर्म किया, अब जो है उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल में राफेल वाली एंट्री जो है वहाँ कर दी, वहाँ एक और एक्सरसाइज उन्होंने ये शुरू कर दी है। तो वो उस लिहाज से जो ओवरऑल जो एनवायरनमेंट हैं और खतरात हैं वो काफी ज्यादा पेचीदा हैं। तो इन हालात में जो है जाहिर है कि पाकिस्तान ये नहीं चाहेगा कि दोनों फ्रंट उसके ये गर्म हो, और वो एक फ्रंट को जरूर डिफ्यूज करना चाहेगा। लेकिन यही है कि पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ जो है वो पहली दफा बहुत साफ शफाफ तरीके से इंसाफ जो है वो वाज़े कर दिया है कि जी नो मोर, अनफ इज अनफ। अगर अभी आपने वही काम अपना पुराना जारी रखा, जो भी आप बहाने बनाए कि जी हम ब्लड ब्रदर्स हैं या ये हमारी मजबूरियां हैं वो हैं, तो वो हम नहीं मानेंगे। जब यहाँ को कार्रवाई होगी, जो यहाँ के जो फितना खारिज हैं उनके साथ तो जो कार्रवाई कर रहे हैं वो करेंगे, लेकिन जो इनके अबैटर्स हैं, जो उनको सेफ हेवन जो कहते हैं, उनके खिलाफ भी हम ये करेंगे, क्योंकि दोनों का लिंकेज एक है। और इस नेक्सस को हम बरकरार जो है नहीं रख सकते, इनको हम जरूर तोड़ेंगे और इस नहूसत को या इस मिनस को जो है हम ये खत्म करके रहेंगे। जावेद गफारी मुखातिब हूं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ब्रिगेडियर साहब, मेरा सवाल यही है कि पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ महाज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अमन की बात करता है, जबकि भारत और अफगानिस्तान सिर्फ और सिर्फ बदअमनी को प्रमोट करते हैं। तो ये सिलसिला कब तक थमेगा और पूरी हमारी जो दुनिया है वो क्यों नहीं इसके ऊपर कोई अपना वो दिखाती? अभी सिर्फ और सिर्फ टर्किया का क्या काम रह गया कि वो अमन लागू करेगा? क्या पूरी दुनिया को नजर नहीं आता किस तरह अफगानिस्तान दरअंदाजी करता है और पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर वो हालात खराब करने की कोशिश करता है? आप इस पर क्या कहेंगे कि पूरी दुनिया क्यों खामोश है? क्या उनको अमन नहीं चाहिए? हमारे यहाँ अगर बदअमनी आएगी तो इसका कहीं ना कहीं तो पूरी दुनिया इफेक्ट होगी। जी, ये तो एक बड़ी अफसोसनाक और कर्मनाक बात है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंक्लूडिंग द वर्ल्ड पावर,
خاص کر جو امریکہ ہے, جو یہ ویسٹرن ورلڈ ہے, اسرائیل وغیرہ جو ہے, جی یہ ان کا جس طریقے سے جو رول رہا ہے تھرو آؤٹ دی ہسٹری اگینسٹ دی مسلم ان پرٹیکولر, وہ ہمارے یہ سامنے ہے. کیونکہ جو ان کا کوئی کرسچن کا کہیں بھی کوئی مسئلہ ہے, ایسٹ تیمور میں ہے یا کہیں اور بھی ہے, وہ تو ہے وہ فوراً مسئلہ حل کر لیتے ہیں. لیکن جو اولڈسٹ ڈسپیوٹس ہیں کشمیر کے اور فلسطین کے, وہ آپ دیکھیں کہ جی اتنا عرصہ, یہ اتنی دہائیاں گزر گئی ہیں اور وہ اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اس میں ظاہر ہے کہ یو این بھی بالکل بے بس ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ بالکل خاموش ہے, اور جو امریکہ ہے وہ تو خیر اس بیچ میں ڈیفینیٹلی یہ انوالوڈ ہے. لیکن اس کے ساتھ میں یہ ضرور یہ کہوں گا کہ جو ہم مسلم امہ ایز اے ہول جو ہے, ان کا بھی بہت زیادہ اس میں ایک رول ہے. کیونکہ یہ ان کی جو جس طریقے سے ان میں آپس میں ایک یونیفیکیشن ہونی چاہیے تھی, OIC کی جس طریقے سے ایک طاقتور ادارہ بننا چاہیے تھا, وہ یہ نہیں بنا. اور اسی وجہ سے جو ہے ہم وہاں پر غزہ میں جو یہ حالات جو ہیں وہ یہ پیدا ہو گئے ہیں. اور اب یہاں جو ہم یہ بات کر رہے ہیں ان کانٹیکسٹ ود افغانستان, تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف تو افغانستان کو انہوں نے آئسولیٹ کر دیا ہوا ہے, ان کے فنڈ جو ہیں وہ بھی یہ فریز کر دیے ہوئے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انکلوسیو گورنمنٹ بناؤ. لیکن دوغلی پالیسی اس طرح ہے کہ وہ جناب ان کو ویکلی بیسس کے اوپر وہ فنڈنگ امریکہ جو ہے وہ بھی ان کو یہ کر رہا ہے. پھر یہ جو ہے انڈیا کو کی اجازت کے بغیر وہ کیسے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ وہاں سے یہ کر سکتا ہے. چابہار کا پورٹ انہوں نے کیوں کچھ جو ہے نا 6 مہینے کی ایکسٹینشن یہ دے دی. اور یہ ساری چیزیں ایک سوالات ہیں جو ہمارے سامنے یہ آتے ہیں, لیکن کمزوریاں ہماری ہیں. اور میں یہ صرف اتنی بات یہاں ضرور ایڈ کروں گا, فار دی فرسٹ ٹائم ان آور ہسٹری Pakistan is now moving from soft states to hard states, and that is the only solution to all our internal and external problems. Exactly. اچھا بریگیڈیئر صاحب, آپ دیکھیں انڈیا کے اندر ابھی نئی دلی کے اندر ایک دھماکہ ہوا ہے. اچھا, اس دھماکے کی جو ابتدائی خبر تھی وہ انڈین میڈیا کیا دے رہا تھا کہ اس کے اندر ملوث ہو سکتا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ وہاں پر ایک LPG کا سلنڈر پھٹتا ہے, اور اس LPG سلنڈر پھٹنے سے صرف وہ کار نہیں بلکہ اس کے اطراف میں, کیونکہ دلی کے اندر یہ دھماکہ ہوتا ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بالکل میٹرو اسٹیشن کے بعد بہت زیادہ رش ہوتا ہے, تو وہ کئی گاڑیاں اس کے اندر اس کی زد میں آ جاتی ہیں. تو یہ تو انڈیا کے اپنے حالات ہیں. اب وہاں پہ تو وہ بہتری لانے کی کوشش نہیں کرتا, جبکہ وہ بدامنی پھیلانے چلتا ہے دوسرے ملکوں کے اندر. آپ ادھر دیکھیں کم از کم 11 بندے ہلاکتوں کے خدشہ ہے. اب وہ جو بھی عوام ہے اس کے تو ہم کبھی خلاف نہیں بات کرتے, ایسا کنٹری ہم تو امن کو سپورٹ کرتے ہیں. اب وہ وہاں پر جو معاملات خراب ہیں, یہ صرف ایک مثال دے رہا ہوں آج کی, کہ آج دھماکہ ہوتا ہے 11 بندے ان کے مر جاتے ہیں جل کر. اب ان کو تو کوئی وہ وہاں پہ ریلیف نہیں دے گا, لیکن وہی فنڈنگ وہی ہمارے پاکستان میں بدامنی کے لیے لگائے گا. کیا یہ نہیں ان کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے اندر صحیح کر لیں, اس کے بعد کہیں باہر کا ٹھیکہ اٹھائیں؟ نہیں دیکھیں, وہ اگر ہم اسٹیٹسٹکسلی اگر ہم دیکھیں تو جو پاکستان کے خلاف جو آج تک جو یہ پروپیگنڈا ہوتا رہا کہ یہاں پر تو کوئی چیز ٹھیک ہے ہی نہیں ہے, ایوری تھنگ از رانگ ان پاکستان, اور اس کی تائید انفارچونیٹلی اسنیکس ان دا گراس جو ہے ود ان پاکستان وہ بھی جو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اور وہ ان کی میڈیا کے نیریٹیوز جو ہیں ان کو تقویت وہ یہ پہنچاتے ہیں. اور یہ چیز وہاں نہیں ہے, کیونکہ وہاں کا جو انڈین میڈیا ہے وہ مکمل جو ہے نا تائید کرتا ہے جو ہے نا گورنمنٹ کے نیریٹیوز کو اور ان کی پالیسیز کو. یہاں تک کہ ان کے جو عام شہری ہیں وہ بھی جو ہے نا ان کو جو ہے نا پورا سپورٹ کرتے ہیں. یہ صرف اور صرف ایک پاکستان ایک واحد ملک ہے دنیا میں جو اپنے ہی اداروں کو بدنام کرتا ہے, اپنی گورنمنٹ کو کرتا ہے, اپنی فوج کو جو ہے یہ بدنام کرتا ہے. یہ بہت افسوسناک بات ہے. حالانکہ جتنی انڈیا میں جو کمزوریاں ہیں انٹرنل سوشلی, اکنامکلی اینڈ کلچرلی,
वो कोई मिसाल नहीं मिलती। मतलब सोशली तो ब्रिगेडियर साहब, सॉरी मैं काट रहा हूं, मुझे सबर नहीं हुआ, 50% से ज्यादा तो आबादी के पास वॉशरूम नहीं है, जो कि बुनियादी जरूरत है। तालीम कितनी वहां पर खराब है हालत, और गुर्बत का तो आप वो पैमाना ही नहीं रख सकते। और वहां पर जो मजहबी शिद्दत पसंदी है वो कितनी ज्यादा है। मतलब अगर हम सिर्फ और सिर्फ उनके इश्यूज के ऊपर बात करें तो पता नहीं कितने हजार इश्यूज होंगे जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल आपने ये सही कहा है, और ये खासकर जब से ये बीजेपी हुकूमत में आई है, और इनका तो एजेंडा ही जो है ना वो बिल्कुल आरएसएस का जो एजेंडा है, जो कि मुसलमानों को या किसी अक़लियत को जो है वो मानते ही नहीं है, और उनको सेकंड थर्ड रेटेड सिटीजन की तौर पे जो है वो ये डील करते हैं। और उनका तो यही एजेंडा है जो बार बार वो कह रहे हैं कि हम तमाम जितनी यहाँ पर अक़लियतें हैं और बाहर वाले जो लोग हैं उनको या तो वो हिंदुआइज हो जाए और या फिर यहाँ से ये निकल जाए, हम इनको यहाँ से दरबदर कर देंगे। तो तीसरा ऑप्शन उनके पास कोई नहीं है। तो वो जब इस तरीके से जब वहाँ पर फोल्ड सिस्टम ऑफ द कास्ट सिस्टम वहाँ पर जहाँ हो, जिसमें के ब्राह्मण जो है जो 2.8% है, वो जो है उन्होंने कहा कि जी हम ही यहाँ चोजन पीपल हैं और हम जो है ना रूल करेंगे इंडिया को। यही ब्राह्मणिक माइंडसेट जो है इजराइल में भी है और वही माइंडसेट जो है जो यूनाइटेड स्टेट्स में। इसीलिए इन तीनों मुल्कों का ये नेक्सस भी है कि उनकी केमिस्ट्री यहाँ पर ये मैच होती है। सिख वहां पर पीस रहा है, मुसलमान वहां पर पीस रहा है, कितनी यानी कि वहां पे कोई ऐसे आप कह नहीं सकते कि जिंदगी इतनी सुकून दे है। इलेक्शन के अंदर उनके दादलियां कितनी बड़ी बड़े, अभी आप ये देखें कि अभी आज की बात मैं कर रहा हूँ, बीजेपी के एक वो विजुअल में देख रहा था जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि ये हमने सबूत दिए कि भाई धांधली करवाई है। मतलब अपने मामला ठीक नहीं करने, लेकिन इधर ठेकेदार बन के इधर वो करवानी है। और वो जूस किनको कर रहे हैं, जो लो कैटेगरी और समझ लें कि वो लोग जिनके ऊपर हम ट्रस्ट करके उनको 40 साल से घर बिठाए हुए हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा। अभी ये बिहार का इलेक्शन आपके सामने है, ये कितना बीजेपी के लिए क्रिटिकल है। अगर यहाँ ये हार जाती है तो फिर जो है इसकी आइंदा जो पॉलिटिकल लाइफ जो है ये आज नहीं तो कल वो ये खत्म हो जाएगी। तो वो हर सूरत में वो जीतना चाहते हैं, ना ये कि वो अंदर धांधली कर रहे हैं, इलेक्टोरल रोल्स को जो है ना वो उस पे जो है वो धांधली कर रहे हैं और फजिंग ये कर रहे हैं। ये जो इन्होंने एक्सरसाइजेज, मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी जो शुरू की हुई हैं त्रिशूल के नाम पे भी, और फिर अभी जो है LOC की तरफ भी उन्होंने ये शुरू कर दी है। ये सब जो है ना बिहार की इलेक्शन रिलेटेड है कि ये किस हद तक अपने पावर को कंटिन्यू रखने के लिए ये जाते हैं। ये नहीं समझते कि जी अगर वो न्यूक्लियर पावर है तो पाकिस्तान एक ज्यादा मजबूत न्यूक्लियर पावर है, और पिछली जंग में इन्होंने इनको जो है बिल्कुल नाकोशने जो है ना चबवा दिए थे। तो वो फिर भी जो है वो इतनी जसारत कर रहे हैं कि क्योंकि वो हर हालत में जो है ये इलेक्शन अपना ये जो है जीतना चाहते हैं। और हमेशा जब भी ये इलेक्शन लड़ते हैं तो वो मुस्लिम कार्ड वो खेलते हैं और वो अंदर जो है ना झूठ के फसाने जो है वो ये गाते हैं, और इस तरीके से बेवकूफ ये वहाँ के लोगों को ये बनाते हैं। अब ये जो बात करते हैं कि जी हाँ जी हिंदूज एंड फलाना दिस एंड दैट, तो ये दालित कौन है? वो हिंदूज नहीं है। मेजॉरिटी में जो है वो तो जो दालित उनकी ये बनती है। अगर आप पूरे हिंदूज को ये ले लें तो उनको तो उन्होंने पंचामा की डिग्री जो है ना वो ये दे दी है, जो सर लोएस्ट एब है ह्यूमैनिटी का। तो उनसे फिर आप क्या इंसाफ मांगेंगे, उनसे क्या आप कहेंगे? क्योंकि ये तो एंटी पीस है। दे आर नेवर इंटरेस्टेड इन पीस एंड फ्रेंडली एंड कॉर्डियल रिलेशन। ये उनके ब्लड में ये नहीं है, जैसे इजराइल में नहीं है इसी तरह इनके भी ये नहीं है। इसीलिए दोनों जो है ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी हैं। और ये जो है इन्होंने आप ये देखें कि कितनी ज्यादा वो तहरीकें क्यों चल रही हैं। आखिर 37 जो है इंसर्जेंसी हैं, जिसमें 18 मेजर जो है ना इनकी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स है। हर तकरीबन स्टेट में जो है ये हो रहा है। वो क्यों है? क्योंकि लोग वहाँ नाला हैं इनसे, वो उनको जो है ना नहीं मानते इनकी जो है ना गलत पॉलिसियों को, इनकी ना इंसाफियों को। और 7 सिस्टर स्टेट्स तो इनकी तकरीबन
हाथ से अब ये जा रही हैं जिस तरीके से वहाँ ये जारी है। जी ब्रिगेडियर साहब, इतनी स्टेट्स नहीं है जितने वहां पर तजादात हैं, इतने इनकी जहनियत सिर्फ इतनी है कि किस तरह मुसलमान को वहां पे तंग करना है, इनको सिखों को कैसे परेशान रखना है और जस्ट टेंशन क्रिएट करके रखनी है ताकि कोई और इनसे आगे ना बढ़ जाए कोई मजहब, उसको दबा के रखते हैं। वहां पे नस्ल कुशी बहुत ज्यादा है, मतलब अपने अंदर तो हालात ये खराब करते करते हैं, ये बाहर भी खराब करते हैं और इसकी सबसे बड़ा मुजब यही नरेंद्र मोदी है। तो क्या देख रहे हैं नरेंद्र मोदी का मुस्तकबिल कब तक आपको नजर आता है कि इस तरह रहेगा? मेरा नहीं ख्याल कि ये भी अगर आगाज होता है इंशाल्लाह तो ये तो खत्म हो जाएगा और बुराई ने तो खत्म होना ही है। बुराई ने जरूर खत्म होना है और झूठ के पांव नहीं होते हैं। तो ये अभी तो अल्लाह की तरफ से ही हुआ कि इसका चेहरा ऐसा बेनकाब हुआ है और ये 4 दिन की जंग में इसका जो है ना असलियत जो है ना ये पहचानी गई है कि वो इतना जो ये बड़ बोलते थे और कि हम स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर भी हैं, शाइनिंग इंडिया भी हैं, इकोनॉमिकली हमारी $4 ट्रिलियन की जो है ना वो इकोनॉमी है, डिप्लोमेटिकली जो है हम सबसे सुपीरियर हैं, पॉलिटिकली हमारा कोई मुकाबला ये नहीं कर सकता है। सारी दुनिया उनकी जो है ना उनसे मरगूब है। अमेरिका जो है वो इसके गुण गाता है। तो वो तो उस 7वें आसमान पे ये बैठे हुए थे, तो वो फिर ऐसे गिरे कि बिल्कुल इनकी सारा ऑनर और प्रेस्टीज जो है ये मिट्टी में रोल हो गया। अब ये जितनी भी वो खिस्त मचाए, जितनी भी वो झूठ बोले, जितने भी उनके जो आर्मी चीफ हो गया या एयरफोर्स का चीफ है जो झूठ बोले कि जी इतने चारे उनके मारे थे, वो हर रोज जो है ना एक्सपोज हो जाते हैं कि नहीं अभी उनके 8 राफेल जो है ये गिर गए हैं। तो वो जो है ये अपनी ही मौत खुद मरेंगे। इन्होंने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी एक दफा नहीं बार ये मारी है और अब उसका झूठ और ये जो उन्होंने फसाद जो ये किया हुआ था पार्टिकल, वो सब अब एक्सपोज हो गया है और वहां से अंदर जो है ना बहुत ज्यादा आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। सारी ऑपोजिशन जो बिल्कुल डेड हो गई थी और खासकर ये कांग्रेस जो है अब वो बहुत ज्यादा जो है वहां पर जो है ना वोकल हो गई है और असेंबली में उनसे वो बात नहीं वो ये करने देते। इसी तरह बाहर में वो बड़ा टफ कंपटीशन देंगे। ये सब चीजें वहाँ अब हो रही हैं। जी अच्छा ब्रिगेडियर साहब जरा बताइएगा कि इस सब में अमेरिका कहाँ खड़ा है? अमेरिका जो है मेरे लिहाज से जो है ना वो डबल गेम खेल रहा है जी। आपको वो कुछ बताता है और वहाँ कुछ और देता है, हमेशा की तरह डबल गेम। अभी तक तो हम यही समझते थे कि शायद वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया है हमारी 4 डे जंग की वजह से और वो सारी हमारी तारीफों की पुल बांध रहा है और कोई मौका नहीं छोड़ता जिसमें वो पाकिस्तान की तारीफ नहीं करता और इंडिया की बुराई नहीं करता। लेकिन फिर इस टाइमिंग में उनका जो पुराना जो 2005 का जो 10 ईयर डिफेंस पैक्ट को रिन्यू करना, वहाँ जो है वो हमारे जरा कान भी ये खड़े होते हैं और हम सोचने पे ये मजबूर होते हैं। फिर इसने जो है ना चाबार पे उनको 6 महीने की एक्सटेंशन ये दे दी। तो और फिर इसी तरह इजराइल ने भी जो है 10 ईयर की एग्रीमेंट डिफेंस एग्रीमेंट जो है उससे ये कर लिया है और फिर उसने कुछ तारीफें भी ये करनी शुरू कर दी हैं। तो वो उस लिहाज से और फिर इनके साथ कोई और आर्म्स की डील जो है वो भी हो गई है इंडिया के साथ। तो ये तो फिर दोगली पॉलिसी हो गई ना जी। ब्रिगेडियर साहब आपको ब्रिगेडियर साहब एक बात का मुझे इंतजार है कि डोनाल्ड ट्रंप आके ये बात कहे, जैसे वो कहता है ना कि 8 हथियारे गिराए दर हकीकत कभी 6-7 कभी अब 8 तक पहुंच गए, वो कभी आके कहे कि भाई मुझे तो भारत ने माफी मांगी थी मेरे से कि भाई हमें माफ करवाओ, ये हमें तो जर्नैल खा जाएंगे पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी आर्मी हमें तो निचोड़ देगी, ये ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा हूं। तो कभी आपको लगता है कि ये हिम्मत करेगा डोनाल्ड ट्रंप? नहीं करेगा क्योंकि ये अमेरिका का इंडिया के बगैर गुजारा ही नहीं है। सबसे बड़ी इकोनॉमिक मार्केट और आईटी के मार्केट जो है वो यहाँ से इनको मिलती है। डियास्पोरा जो है वो भी इनका सबसे हैवीएस्ट है, वहाँ पर उनका भी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है और जो इजरायली लॉबी अमेरिका में है उसके साथ सबसे ज्यादा गठजोड़ जो है ये इंडियन लॉबी का है। तो ये सारे फैक्टर जो है ये बड़ा ये काउंट करते हैं क्योंकि ज़ायनिस्ट लॉबी ओवरऑल वर्ल्ड में उनका अपना एक ये मकाम है। वो यहाँ तक कि वो वहाँ के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको भी वो काबू में ये रखते हैं। तो इसलिए वो उस हद तक वो नहीं जाएगा कि जी ये अब जो वो है वो पाकिस्तान को इंडिया के ऊपर प्रेफर करे और कि कल अगर हमारी जंग हो तो ये हमारी साइड के ऊपर खड़ा हो।
ये मैं नहीं देखता कि ऐसा ये मुमकिन है। हालांकि इसको जिस तरीके से जो सिचुएशन वो खुद बार बार ये बयान करता है, इसको अब कहना चाहिए साफ तरीके से, क्योंकि आफ्टर ऑल उसकी ये है कि जी मैं तो किसी का लिहाज नहीं करता, मैं तो साफ बात कर देता हूँ और मैं किसी से डरता भी नहीं हूँ। तो फिर यहाँ भी वो ये साफ बात करे। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, मुझे लगता है जिस दिन ये ऐवान सदर से निकलेगा तो पहली स्टेटमेंट यही देगा कि इस तरह भारत ने मेरे से राब्ता किया था और मैंने उनको एक कहने पर ये मामला खत्म करवाया था और माफी मांगी थी। लेकिन जब तक ऐवान सदर में मौजूद है तब तक शायद ये इस तरह का बच्चा बना रहे जो कि बड़ा समझदार भी है और बड़ा अपनी बातों का भी ख्याल रखता है और इंडिया की बातों का भी ख्याल रखता है। देखिए, इसमें तो कोई शक शुबे की बात नहीं थी कि 10 तारीख को जब बनियानुल मरसूस जो लॉन्च की हमने, ग्राउंड फोर्सेस ने जब ये एडवांस शुरू कर दिया तो इनके ये तो रोकने के काबिल ही नहीं थे। वहाँ जो है हर जगह व्हाइट झंडे खड़े हो गए थे। हमने इनकी 2 बड़ी बड़ी इनक्लेव 32 किलोमीटर तक जो है ना वो कैप्चर कर ली थी और कोई रोकने वाला नहीं था। जितनी उनकी फॉरवर्ड एयर डिफेंसेस थी हमने नॉकआउट कर दी थी। इनका तमाम एयरफोर्स जो था ये रेयरवर्ड डिफेंसिव पोस्टर पे ये चला गया था। एयर सिक्योरिटी हमने गेन कर ली थी। तो कौन था हमें रोकने वाला? हम तो जा रहे थे आगे। तो फिर हमने क्यों उस वक्त सीज फायर मांगी थी? सीज फायर तो इन्होंने मांगी। जो 48 की जंग थी उसमें भी इन्होंने मांगी, जो 65 की जंग थी इन्होंने ही ये मांगी, और फिर जो कारगिल की थी ये इन्होंने फिर वहां उनके गिटे गोडे जो है ना ये पकड़े के खुदा के लिए हमें ये बचाओ। तो ये क्या ये बात करते हैं? ये तो सिर्फ मीडिया के ऊपर अपनी ये जंग जीतते हैं। हिंदू बनिया के लिए यही बात मशहूर है ना कि जब वो थोड़ा सा खड़ा होता है तो वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और जब थोड़ा सा देखता है गिरने वाला हूं तो पांव पकड़ लेता है। हाँ, बात यही बात करता है जी, बिल्कुल ऐसे ही करता है ये। बनिया तो फिर बनिया ही होता है ना जी। तो ज़हनियत तो उनकी बनिया वाली है ना जी सारी। उसको नहीं पता ना कि हमारा जज्बा ईमानी वालों से है कि वो हम उनकी अकलियत थोड़ी है। अल्लाह की मेहरबानी से आजाद मुल्क है और आजाद सोच रखते हैं। वो समझते हैं कि वहां पे मैं दबा लेता हूँ भारत के अंदर तो मैं पाकिस्तान के अंदर घुस के भी दबा लूंगा, लेकिन ये उसका काम ख्याली है। जी जी, लेकिन चले अल्हम्दुलिल्लाह अभी उसके जो है ना अंदर से उसको मालूम हो चुका हुआ है जी जी कि पाकिस्तान आज किस लेवल के ऊपर ये खड़ा हुआ है। जी जी, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये जो उनकी मिलिट्री है वो खुद इकरार कर चुकी हुई है और अपनी कमजोरियों का भी वो इकरार कर चुकी है कि इस वक्त उनकी एयरफोर्स का क्या हालत है और उनकी आर्मी का ये क्या हाल है, और उनको 5 से 10 साल लगेंगे कि ये अपनी कमजोरियों को दूर करने का, बाहर से और टेक्नोलॉजी वगैरह लाने का। ब्रिगेडियर साहब, मुझे एक वाकया याद आ गया। मैं बैठा हुआ था इंडिया के एक शो में, तो उसने जब ये राफेल आए थे तो उसने बड़ा ना इतरा के कहा कि हमारे पास राफेल आ गए हैं जी, हमारे पास राफेल आ गए हैं, अब क्या होगा पाकिस्तान का। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मौजूद है जावेद गफारी जी। जावेद गफारी, आप बताइएगा क्या कहेंगे। बड़े चौड़ो होके ना उसके बड़ा तकब्बर था। तो मैंने आगे उसको कहा कि मेरे भाई राफेल आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। S-450, S-350, S-400 हम भी ले सकते हैं पैसा लगा के, लेकिन आपके पास पायलट अभिनंदन है, उनको बदलो। वहां का जज्बा नहीं है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह MM आलम है, हमारे पास एक से बढ़कर एक जुर्रत वाला और ईमान वाला सिपाही है। आप इन जज्बों से नहीं लड़ सकते। ये बात उनके मैंने ऑन रिकॉर्ड बोली थी और उसके बाद उसके पास जवाब नहीं था। बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि it is not the gun which matters, yes. It is the man behind the gun which matters. Yes. आपके पास दुनिया के तमाम असले हों, अगर आप में जुर्रत ही नहीं है, दिल ही नहीं है, विल ही नहीं है, तो उसका क्या फायदा है? वो फिर आपके लिए एक नुमाइश के लिए तो बड़ा अच्छा है, डराने के लिए तो बड़ा अच्छा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने हमें ये सारी चीजें जो है हम में हैं और सारी फोर्सेस में हमारी मौजूद हैं, और इसी वजह से हमने उनकी जो मटेरियल सुपीरियरिटी थी हर लिहाज से और नंबर की जो सुपीरियरिटी थी उसके बावजूद भी जो है हमने उनको हर लिहाज से उनको चित किया। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है। जी जावेद गफारी साहब, इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ब्रिगेडियर साहब ने माशाल्लाह खुल के बात की, और ये जज्बा ईमानी ब्रिगेडियर साहब से बढ़ के कोई नहीं जानता, क्योंकि इनकी जब ट्रेनिंग होती है तब से लेकर ये आखिरी। मैं आपको इतनी गुजारिश कर दूं कि मैं नाचीज जो हूँ,
मेरा ताल्लुक 4FF से है, जो निशान हैदर बटालियन है, जो ईस्ट पाकिस्तान की जंग में जिसने हिस्सा लिया, मेजर अकरम शहीद का। मुझे ये एजाज है कि मैंने उनकी बॉडी रिकवर भी की और वहाँ जंग जारी और सारी रखी। वहाँ पर ये हमारी एक बटालियन जो थी, उसके खिलाफ जो है एक हैवी डिवीजन था, एक्स्ट्रा ब्रिगेड और आर्मर्ड ब्रिगेड, और 20 दिन जो है वो ये जंग लड़े और 1 इंच भी हमसे नहीं ले सके। तो मैंने तो इनको जो है ना बहुत नजदीक से आंखों में आंखें डाल के इनके साथ जंग भी की है और इनको देखा भी है। मैं यही बता रहा हूं कि हमारा जो फौजी है, जब वो भर्ती होता है उस दिन से लेकर जिस दिन रिटायर्ड होता है उस दिन तक, और उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप हैं, इस तरह जितने भी हमारे रिटायर्ड अफसरान हैं, उनके अंदर भी वो जज्बा बहुत ज्यादा होता है। और वहां पे जो यकीन करें, मैं जनरल जीटी बख्शी के साथ बैठ के प्रोग्राम कर चुका हूं, मैं के सिन्हा के साथ प्रोग्राम कर चुका हूं, वहां के जर्नैल हैं, मैं उन सबको बताता हूं कि भाइयों आपका हमारे एक सिपाही से मुकाबला नहीं है, चाहे आप जर्नैल वहां पे बन जाते हो। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ट्रेनिंग है सिपाही की, हमारे अफसरान की, उसके आप जितनी ट्रेनिंग का प्रोसेस है ना, सिर्फ वो ट्रेनिंग से जब निकल के आएगा आपके जर्नैल का वो मुकाबला करना जानता है। और हमारा जिस तरह कमांड, ये जो लेफ्टिनेंट होता है, ये जिस तरह कमांड कर रहा होता है एक पूरी उसको ऑपरेशन, जितने आप देख लें हमारे जितने भी ऑपरेशन है उसमें कैप्टन जब मेजर जो है वो फ्रंट के ऊपर वो खड़े होकर वो पूरी उसको कर रहे होते हैं। और आपके जितने भी आपके प्रॉक्सी के आप भेजते हो दहशतगर्द तैयार करके, उनको कैसे मिनटों के अंदर, सेकंडों के अंदर वो गिराते हैं। तो आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह की मेहरबानी से हमारा एक ट्रेंड जो सिपाही है वो आपके जर्नैल से ज्यादा काबिल है। ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे? जी ये बिल्कुल, ये जो 20 साल क्या अभी तो 25 साल तकरीबन हो रहे हैं जो हमने वॉर ऑन टेरर लड़ी, ये जंग जो है, ये आम जंग जो होती है, ओपन वॉर जो होती है, उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक भी है और नुकसानदेह भी है। जितनी तमाम जंगें और कॉन्फ्लिक्ट्स हमने इंडिया के साथ की, उसमें उतनी हमारी कैजुअल्टी नहीं हुई जितनी कैजुअल्टी हमारी इसमें हुई है। क्योंकि यहाँ पर तो हर सेकंड और हर मिनट जो है हम मौत को आंखों में आंखें डाल के देख रहे होते हैं। ये नहीं पता कि अगले लम्हे हम जिंदा होंगे या नहीं होंगे। और ये जो है, ये जज्बा ही है जो कि इतना अरसा हम 2 बैटल जोन में बैठे हुए हैं और उनके जो है जज्बे में रत्ती भर भी कमी नहीं है, बल्कि और ही बढ़ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी शहादतें जो हमारी जवानों की, जेसीओस की, ऑफिसर्स की जो हुई हैं, जिस तरीके से जब उनकी डेड बॉडीज घर में आती थी और उनको जो घर वाले, उनकी माँ बाप, उनकी जो बहन भाई जो है वो उनको वसूल करते थे, वो आफरीन है। दुनिया में इसकी कोई मिसाल ही नहीं मिल सकती कि उन्होंने जो है ना उनको जो है ना वो ये नहीं है कि वो पैन किया और वो रोए और धोए और खाना नहीं किया। उन्होंने कहा जी हमारे और बेटे भी जो है ना आप उनके लिए ये कुर्बान है। तो और फिर जो रेशो प्रोपोर्शन है ऑफिसर और मेन की, ये दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड जो है हमारा है, किसी ने जो है ना इसको मात नहीं किया। तो ये इस वजह से आज जो है हमारी पाकिस्तान फौज जो है दुनिया की बेहतरीन फौजों में जो है ना शामिल होती है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक मैं ताज़ा तरीन जो है ISPR की एक वो भी शामिल करता चलूँ कि अभी एक प्रेस रिलीज जारी की गई है ISPR की तरफ से। हमारे जो कैडेट कॉलेज वाना है साउथ वजीरिस्तान के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पर एक हमला करने की कोशिश की गई है खवारिज की तरफ से। और इनका भी इंडियन प्रॉक्सी से ही ताल्लुक है। ये फितना खवारिज जो हैं इन्होंने अटैक किया है वहां पर, लेकिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रूप्स हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर इनको मुंह तोड़ जवाब दिए। और वहां पर ये जो हमलावर थे वो जो है वो हलाक हो गए। और वहां पर जो एडमिन ब्लॉक था उसके ऊपर इन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की है, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से हमारे तमाम जो वो असासा है वो बिल्कुल महफूज रहा है। लेकिन ये वही बुज़दिलपन है ब्रिगेडियर साहब। अभी आप देखें कि अभी हम बात कर रहे हैं और उस दौरान ये खबर आती है ISPR की जानिब से कि उन्होंने फिर एक दफा हमला करने की कोशिश की है। जी बहुत शुक्रिया गफारी साहब अपनी ब्रेकिंग न्यूज से अपडेट करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि आलमी सतह पर भारत और भारत की मीडिया हमेशा ही मुंह की खाती है और पाकिस्तान उनको हमेशा लाजवाब कर देता है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त होता है तमाम। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ। अब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। फी अमान अल्लाह।